अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर नंबर 24 है हमारा MTH101 का। ठीक है, इसमें हमने आज न्यूटन मेथड्स पढ़ना है, रूल्स थ्योरम पढ़ना है और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है। सबसे पहले हम न्यूटन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला होगा वो x बेस n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन और f डैश एक्स एन होगा। ये जो f डैश एक्स एन में ये हमारे पास डेरिवेटिव है और ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो एक्चुअल आंसर से मतलब रिलेट करती हो, यानी मिलती जुलती हो, एग्जैक्ट आंसर ना पता हो हमें। ठीक है, उसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम n को इक्वल टू 1 की पुट करें तो x2 इक्वल टू x1 माइनस एक्स एन की जगह पे हमारे पास n की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी f डैश एक्स एन की जगह पे हमारे पास क्या 1। अगर हम n को इक्वल टू 2 के पुट करें तो हमारे पास x2 माइनस एफ एक्स टू, क्योंकि n की जगह पे हमने 2 लगाना है और यहाँ पे एंड सो ऑन की चलता जाएगा। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये थोड़े से लेक्चर नंबर 24 के नोट्स मैंने नहीं बनाए यहाँ से, तो इसमें अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने सारे लेक्चर्स को मैं खुद ही इंशाल्लाह बनाऊँगी, ये मिस्टेक हो गई। The equation x is equal to cos x has a solution between 0 and 1. Approximate it using Newton method. कहते हैं हमारे पास उन्होंने हमें एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, इसमें अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन कॉस एक्स एन। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स एन। अब ये 1 प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि एक्स एन जो है वो हमारे पास 1 है। सॉरी, एक्स का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लिखना है और जो कॉस का डेरिवेटिव है वो साइन है और एक्स की जगह पे एक्स एन। अब हम इसमें पुट कर देंगे 1, एक्स को इक्वल टू रखेंगे, एक्स वन को 1 के इक्वल टू पहले करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा x1, ये हमारे पास 1 प्लस 1 है। अब ये 1 प्लस 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे एक्स एन प्लस 1 था तो हमारे पास यहाँ पे एक्स 1 प्लस 1 आएगा, क्योंकि हमने n को इक्वल टू किया 1 की पुट। ठीक है, तो x1 माइनस एक्स माइनस कोस एक्स है 1। अब हमने 1 लगाना है, n की जगह पे पुट करते जाना है। ठीक है, 1 प्लस साइन x1। अब हम इसकी वैल्यू से फाइंड आउट कर लेते हैं। x2 है इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कॉस 1 1 प्लस साइन 1। ठीक है, 0.7503। अगर आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आंसर आता है। अब हम n को 2 के इक्वल टू रख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस 1, n की जगह पे 2 प्लस 1 लगाएंगे हम, क्योंकि आप लोग अगर पीछे फार्मूला देखें तो यहाँ पे हमारे पास n है। ठीक है, तो सॉरी n है, तो n की जगह पे हम क्या लगाएंगे 2 प्लस 1। ओके, x2 आगे माइनस x2, जहाँ जहाँ पे आपका एक्स एन आएगा ना आपने वहाँ पे 2 पुट करते जाना है। ठीक है, माइनस कोस x2 1 प्लस साइन x2। ठीक है, आगे हमारे पास 3, अगर हमने 3 पुट किया तो हमारे पास 0.7503 आया, 0.7503 आया और माइनस ये हमारे पास बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने काट दी। आगे इसके कुछ सम डिफ़िकल्टीज हैं न्यूटन मेथड की। इफ़ डज नॉट ऑलवेज वर्क, कहता है हमेशा ये वर्क नहीं करता, कभी तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता है लेकिन कभी नहीं देता, आगे से अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इफ़ फॉर सम वैल्यू ऑफ n फॉर एक्स एन देन फार्मूला इन्वॉल्व्स v n बाय 0 एंड वी आर आउट ऑफ बिजनेस। कहता है हमारे पास जो एफ डैश एक्स एन होता है वो इज इक्वल टू 0 के होता है। ठीक है, सच 0 के होना चाहिए लेकिन बाज़ दफ़ा ये नहीं होता। सच अ केस विल अकर इफ द टेंजेंट लाइन फॉर सम अप्रोक्सीमेट हैज स्लोप 0 एज इन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही बताया जा रहा है, कहते हैं सम टाइम अप्रोक्सीमेट डू नॉट कवरेज। अब कवरेज भी होता है कि हमारा जो एक्स है वो 0 के इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ये नहीं कवरेज करता। ठीक है, आगे हम इसकी अगर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमारे पास x1/3 है इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस x1/3। ठीक है, 1/3 एक्स एन माइनस 2/3।
अब ये हमारे पास x1/3 तो इसकी वैल्यू आई थी क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है। अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/3 हमारे पास यहाँ पे आ गया और xn यहाँ पे आ गया और -2/3। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें xn -3 xn 1/3 डॉट xn 2/3। ठीक है, एक दफ़ा xn को -1/3 और एक दफ़ा हमारे पास 2/3 होगा। अब देखें xn -3 xn 1/3 प्लस 2/3 इन दोनों को प्लस करेंगे हम। ठीक है, और ये हमारे पास xn इसी तरह से आ जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स xn है। अब xn -3xn ये हमारे पास 3xn बनेगा। इसका अगर हमने एलसीएम वगैरह लिया तो -2xn आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कवरेज नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो इसका आंसर नहीं आ रहा। अगर हम xn की जगह हम यहाँ पे -2 है, xn की जगह पे हम -2 ये -4 आ जाएगा। अगर हम -4 पुट कर देते हैं ये -8 आ जाएगा। तो ये अप्रोच नहीं आ रहा कवरेज को। ठीक है, आगे हमारे पास है रूल्स मेथड रूल्स थ्योरम। Let f be differentiate on a comma b and continuous on a comma b if f a is equal to f b then these is at least our point c in a b। कह रहा है हमारे पास अगर a b हमारे पास फंक्शन है और f b है। ठीक है, अगर हमारे पास एफ डैश सी एक्स जो है वो इसको टू ज़ीरो के इक्वल आता है डेरिवेटिव, तो इसमें कोई भी एक पॉइंट सी ज़रूर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास एफ एक्स इजको टू साइन एक्स 0,2 पाई, ये हमारे पास एंड पॉइंट है। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम देखें एज साइन एक्स इज डिफ्रेंशिएट ऑन 0,2 पाई, सो एफ सी ये हमारे पास एफ डैश सी है is equal to cos x is equal to 0 at any number in 0 and 2 pi. Here the value of c is pi/2। देखिए हमने 0 and 2 pi लिया, 2 pi is equal to हमारे पास होता है 360 के। ठीक है, और 360 जो होता है वो 90 की लाइन में लाई करता है, तो हमारे पास जो आंसर होगा इसका वो सी पॉइंट जो होगा वो 90 होगा। ठीक है, आगे मीन वैल्यू थ्योरम है। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल on a comma b and continuous on a comma b then there is at least one point c in ab where f। ये आपने सिर्फ यहाँ से मेन वैल्यू थ्योरम की ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसका एमसीक्यूज में इसका फार्मूला पूछा जाता है, फिर क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आप लोगों ने ये याद रखना है। आगे इंटीग्रेशन का हमारा टॉपिक शुरू होता है। इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन क्या होता है ये आगे बहुत ज़्यादा जगह आप लोग पढ़ोगे, लेकिन आज थोड़ा सा आप लोगों को इसका कंसेप्ट दिया हुआ है इस लेक्चर में उन्होंने। अब देखें इसको ज़रा गौर से आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये फार्मूला जो है ना ये एमसीक्यूज़ के लिए रट लेना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको शॉर्ट नोट्स नज़र आ रहे हैं ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। ठीक है, उन्होंने कहा एज एच गोज़ टू अप्रोच सी अप्रोच एक्स एफ एक्स एफ सी गोज़ टू एफ एक्स एज सी गोज़ टू एक्स। अब इसमें मैं बस क्या कह रहा है कि जो हमारे पास जो एच है वो अप्रोच करता है ज़ीरो को, और इसी तरह से सी जो है वो अप्रोच करता है एक्स को। ठीक है, एफ सी गोज़ टू एफ एक्स और एच गोज़ टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास इसमें बेसिकली उन्होंने बताया हुआ। आगे एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ये एफ एक्स है तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो एफ एक्स प्लस सी यानी कि कॉन्स्टेंट होगा। ये इसमें एंटी डेरिवेटिव बताया हुआ है। आगे उन्होंने क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट ज़रूरी होता है एंटी डेरिवेटिव में। ठीक है, हम कॉन्स्टेंट लगाते हैं और इसमें जो एफ है वो कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, आगे अनडिफाइंड इंटीग्रल क्या होता है, ये इंटीग्रल होता है प्रोसेस टू डिफाइन एंटी डेरिवेटिव को जो डिफाइन करने का प्रोसेस होता है उसे हम इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की हम एग्जाम्पल देखते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। आप लोगों ने ये डेफिनेशन करनी है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन भी इसको कहते हैं और इंटीग्रेशन। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है फंक्शन इन द फॉर्म एफ एक्स प्लस सी आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये देखिए एफ एक्स है जो एफ एक्स प्लस सी का एंटी डेरिवेटिव है। हमने एग्जाम्पल करनी है 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स क्यूब माइनस पाई। अब ये देखिए 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी आ गए यहाँ पे आर ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स इज टू एक्स के। ये जो तमाम के तमाम हमारे पास डेरिवेटिव आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास एफ एक्स इज टू एक्स
स्केयर के हैं कि अगर 1/3 x³ को देखें, 1/3 x³ माइनस पाई को देखें, ये सारे डेरिवेटिव्स किसके हैं हमारे पास, fx इक्वल टू एक्स स्केयर। वही डिनोट एंटी डेरिवेटिव। अब हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये देखिए fx dx इक्वल टू fx प्लस सी। द सिंबल, ये जो हमारे पास सिंबल है ये एंटी डेरिवेटिव का सिंबल है, सॉरी ये इंटीग्रल का सिंबल है। साइन एंड fx इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। इट इज़ रीड एज अनडिफाइंड इंटीग्रल। हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख रहे थे इंटीग्रल की। ये देखिए इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू होगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। अब अगर हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, डेरिवेटिव जब लेते थे तो हम माइनस करते थे एक वैल्यू को। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टू में एक वैल्यू ऐड करनी है, 1। देखें ये 2 है ना, इसमें +1 करेंगे। लेकिन जब हम डेरिवेटिव लेते थे उसमें हम माइनस करते थे, लेकिन इंटीग्रल में हमने प्लस करना है और उसी से डिवाइड करना है। ये हमारे पास बन गया x³ / 3 + c। हमारे पास एग्जाम्पल है x² dx इक्वल टू x³ यहाँ पे आएगा क्योंकि हमने +1 करना है, 3 + c। यही सारी एग्जांपल्स इस तरह हैं। डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है, हमारे पास x³ है, इसमें हमने 3 - 1 करना है, डेरिवेटिव में हम माइनस करते हैं। अब ये साइन एक्स है, साइन एक्स कॉज एक्स के इक्वल टू होता है। ये tan t है, सीकेंड स्क्वायर t के इक्वल टू होता है। लेकिन अगर हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे, इस वैल्यू को अगर हम फर्स्ट वाली को देखें, अगर हम इसके दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं 3x2 + 1 करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर जो होगा x³ + c आएगा। दोबारा से वही आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हमारे पास इंटीग्रल की कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कांस्टेंट कैन बी मूव थ्रू एन इंटीग्रल साइन। कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रल साइन से बाहर मूव कर जाता है, ठीक है। और एंटी डेरिवेटिव ऑफ सम इज़ द सम ऑफ एंटी डेरिवेटिव। अगर हमारे पास 2 सम हो तो हम उसे इंटीग्रल अलग-अलग इंटीग्रल लगाकर भी हम उसे कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंस में भी है, माइनस में भी वही रूल है। जैसे हमने एवेल्यूएट करना है 4 cos x dx, हम एक इंटीग्रल लिखेंगे 4 cos x dx इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 4 को हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ से भी cos x dx। ये हमारे पास बन जाएगा 4 sin x प्लस, क्योंकि cos x sin x अगर इसका हम इंटीग्रल लें तो ये हमारे पास sin x प्लस c के इक्वल टू होता है, ठीक है। 4 sin x प्लस 4c, अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गया। जनरल वेरिएंट है हमारे पास c1 f1 x प्लस c2 f2 x। हमने इस तरह अलग-अलग हमने कांस्टेंट को c1 जो हमारे पास वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और f1 x dx इक्वल टू c2 f2 x dx हम इसको मतलब इस तरह से वैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें, इंटीग्रल है हमारे पास 3x6 - 2x2 + 7x + 1, तो हम 3 को बाहर निकाल देंगे, x6 dx - 2 x² dx + 7 dx + 1 और dx। अब हमने वैसे ही मतलब इसमें +1 ऐड करते जाना है, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये था आज का लेक्चर।